वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। जय भीम, जोहार, सत श्री अकाल। मैं हूं जगदीश सिंह सतनामी। वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं संतोष साहू साहब, जो ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ में लगातार और विभिन्न राज्यों में काम करते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एडवोकेट भी हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं संतोष साहू साहब। जी धन्यवाद। जी, आज का जो हम मुद्दा को लेकर हम सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक लाइव आए हैं, वॉइस ऑफ मानवता चैनल अमेरिका से, जो राजस्थान गुजरात राज्य में एक जो बहुत बड़ी घटना घटी है, जो जालोर जिले के सुरनाना सुरनाना गांव में अ, इंद्र कुमार मेघवाल, जिसकी आज देश भर में ये खबर लगातार सुर्खियों पे है और इस पर चर्चा करना भी बहुत ही जरूरी है। मैं आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा पर संतोष साहू साहब को स्वागत करते हुए, जिस ढंग से ये क्रूर घटना घटी है और उसको लेकर देश में एक चिंगारी के रूप में बहुजन समाज के, दलित समाज के विभिन्न संगठन के लोगों ने सड़कों पर आकर उस मासूम बच्चे की जो क्रूर हत्या हुई है उसको लेकर आवाज उठा रहे हैं लगातार। और इस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे संतोष साहू साहब से। सबसे पहले तो वॉइस ऑफ मानवता चैनल पर उस मासूम बच्चे को हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि उनके परिवार को ऐसी दुखद घटना को सहने की शक्ति दे और हम सभी उसको, उस मासूम बच्चे को नमन करते हैं। एक मिनट का हम इसमें थोड़ा सा मौन हो जाते हैं। जय भीम, जोहार। इंद्र कुमार मेघवाल अमर रहे। आज की इस परिचर्चा को शुरू करने से पहले मैं हमारे जो आज माननीय हमारे अतिथि संतोष साहू साहब से मैं सवाल करने के लिए उनसे पहला सवाल को लेकर जाना चाहूंगा। संतोष साहू साहब, आजादी के 75वें साल भी और इसके पूर्व भी जाति है कि जाति जाति नहीं, इस पर मैं आपका पहला सवाल लेना चाहता हूं। आखिर क्या ऐसा कारण है जी भारत के अंदर में संविधान निर्मित होने के बावजूद भी जाति है कि जाति नहीं? जी, मैं वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल के माध्यम से तीसरी कक्षा के छात्र इंद्र कुमार मेघवाल जी को मैं अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जिस तरीके से राजस्थान राज्य के जालौन जिला के सुराना गांव में ये घटना घटी 13 अगस्त को, इसके पहले छात्र इंद्र कुमार मेघवाल जी के साथ वो तीसरी कक्षा में पढ़ता था, उसके टीचर ने सिर्फ पानी पीने के जुर्म में, जिस घड़े के पानी को टीचर पीते थे, उसी घड़े के पानी को प्यास लगने के कारण छात्र इंद्र कुमार मेघवाल, जो बेहद मासूम और अबोध बालक है, उसने उस घड़े के पानी को स्पर्श किया और उससे पानी पी लिया। यही उसका गुनाह था, जिसको लेकर वहां का वो शिक्षक जिस तरीके से सोशल मीडिया में पिटाई करते हुए वीडियो वायरल हुए हैं, वो कोई भी सब समाज का आदमी उसको देख नहीं पा रहा है, हृदय द्रवित हो जाते हैं। और ये घटना घटी, ये इसके ऊपर जो आप आज का कार्यशाला लगाए हैं, ये भारत के वर्तमान परिस्थिति को लेकर वॉइस ऑफ मानवता के सीईओ भाई मेघराज सिंह जी और भाई जगदीश जी, आपको मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने ऐसे बेहद गंभीर मुद्दे पे ये कार्यक्रम रखा है। आपका सवाल है, आपने जैसा सवाल किया कि भारत में जाति क्या है जो जाति नहीं। भारत में जाति
इतनी गहरी है, जाति की जो व्यवस्था इतनी गहरी है कि भारत में शेड्यूल कास्ट की सूची में 1703 जातियां हैं। हर जाति की कम से कम 12 उपजातियां हैं। उपजातियों का ये मतलब है, जाति हमारा एक ही है, लेकिन इसके अंदर जो उपजातियां हैं, उपजाति भी एक साथ बैठ के खाना नहीं खा पाते, आपस में रोटी का और बेटी का संबंध नहीं। ऐसी व्यवस्था भारत में जाति के नाम पे रही है। हालांकि अभी कुछ शिक्षित जागरूक हो रहे हैं लोग, और ये उपजाति की व्यवस्था धीरे धीरे सिमट रही है, पर अभी भी भारत में जाति और उपजाति की व्यवस्था है। आप दूसरे जाति से दूसरे जाति में अगर चले गए, किसी कार्यक्रम समारोह ऐसे जो रस्म रिवाज है, वहां ऐसे लगता है कि हम कोई अपराध करके यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसा महसूस होता है। अपनापन का भाव जाति आधारित व्यवस्थाओं पे बहुत कम दिखाई पड़ता है। भारत में जाति, इसका इतिहास है, भारत में जाति लगभग 2140 वर्ष तक जाति की व्यवस्था में भारत का पूरा जनसंख्या कैद था। कोई भी जाति अपनी जाति के कार्य को छोड़कर दूसरे जाति का कार्य नहीं कर सकते थे। अगर वो जाति के दायरे से ऊपर उठे तो उनको सामाजिक दंड था। अभी भी हम भारत में हैं और भारत गांव का देश है। मैं गांव का आदमी हूं, मुझे पता है कि अगर किसी जाति के अंदर, वो जाति में रहने वाले लोग से अगर किसी सदस्य से कोई गलती हो जाए तो उसे जात से बाहर कर दिया जाता है, जो कानूनन प्रतिबंध है पर व्यवहार में है। हर जगह आप देख सकते हैं। तो ये जाति का जो इतिहास है, 2140 साल तक भारत में जाति आधारित व्यवस्था, उपजाति आधारित व्यवस्था, छोटे छोटे जातियों में हमें कैद कर दिया गया। हम कैदी बनकर जाति के रूप में रह गए। ये किसने किया? ये मनुवादी व्यवस्था ने किया। जाति का जो निर्माण है वो सबसे पहले भारत में ईसा पूर्व 180 से 150 के बीच में सुमति भार्गव नामक ब्राह्मण ने जाति की नींव रखी। उसने ऐसा विधान बनाया। आप मनुस्मृति को गंभीरता पूर्वक पढ़ेंगे तब आपको सारा बोध होगा कि उसमें क्या लिखा है। जाति के नाम पे उच्च, जाति के नाम पे नीच। उन्होंने तो जाति को इतना घृणित और पतित करार दे दिया कि ब्राह्मणों के खाए हुए जूठन को शूद्र खाएंगे। जातियों का धन क्या होगा? कुत्ते, बिल्ली, सुअर, किन किन जातियों के धन रहेंगे? शिक्षा नहीं, संपत्ति नहीं, मान नहीं, सम्मान नहीं, अच्छे नाम तक रखने में प्रतिबंध लगाया हुआ है। ऐसा जो विधान है। तो ये जाति की जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं भारत में। 2140 साल का जो समय है, जाति का जब दौर शुरू हुआ तो लोग सहर्ष भारत में जाति स्वीकार नहीं किए। जैसे अभी हम इस कमरे में हैं, अभी मुझे कहा जाए कि इस कमरे से बाहर नहीं आ सकते, बाहर आएंगे तो पिटाई होगी, तो मैं कोशिश जरूर करूंगा कि मैं कुछ कोशिश करूं, लेकिन धीरे धीरे मेरी आदत पड़ जाएगी और मैं डर के मारे इस कमरे में कैद हो जाऊंगा। और एक समय ऐसा आएगा कि मुझे अगर इस कमरे से जबरदस्ती भी आप बेदखल करें तो पर भी बाहर जाने से मैं डरूंगा। ऐसा ही हालत आज जाति नाम की व्यवस्था का हालत भारत में बना हुआ है। तो भारत जो जाति नहीं है, इसको जाति से हर भारतीय पीड़ित है। भारत के गरीबी, भूखमरी, जो बेगारी है, बेरोजगारी है, लाचारी है, महिलाओं का अपमान है, वो जाति के साथ जुड़ा हुआ है। हर कोई जाति से उबरना चाहता है, इसके बंदिशों से आगे आना चाहता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भारत में हैं जो निरंतर जातिगत व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं। जाति से इस देश के मुश्किल से 10% ऐसे लोग हैं जो लाभान्वित भी हैं। इसी जाति से उनको भरपूर फायदा होता है और 90% से ज्यादा भारतीयों को जाति के कारण तबाही और बर्बादी और तरह तरह का लाचारी और शर्मिंदगी झेलना पड़ता है। हम भारत में जाति के ऊपर, हम तो कहते हैं कि भारत में जातिवाद, इसमें कोई अपने तरफ से बात जारी रखे, प्रोग्राम लाइव जा रहा है। तो साथ ही इसमें जात पात के ऊपर बात चल रही है कि भारत में जो आपका कोई सवाल करिए थोड़ा जी। मेघराज सिंह साहब, जैसा कि इस घटना को लेकर आज देश में
सड़कों में उतर करके बहुजन समाज के विभिन्न संगठन के लोगों ने इस पर अपना इस बच्चे को न्याय दिलाने की दिशा में लगातार संघर्षरत है। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि आजादी के इतने वर्षों बाद एक तरफ भारत के अंदर में अमृत महोत्सव मनाई जा रही है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। तो मैं आपसे चाहूंगा कि इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। देखो, इसमें जो चल रहा है ना सारा ये काम, ना मेरा मेरा जो है बड़ा पर्सनल अंदाजा ये है कि जिस मास्टर ने उसको मारा है गलती उसकी नहीं है, ना ही बच्चे की गलती है कि बच्चा किस माहौल में पड़ा बड़ा है, बड़ा होया तो उसको मतलब उसको सिखाया जाता बचपन से तुम अछूत हो, तुम नीच हो। और जो मास्टर था वो ऊंची जात का था या नीच जात का था मुझे पता नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं को ऊंची जात से रिलेटेड करता हुआ, तो उसके दिमाग में फंसा दी गई ये बातें। ये नफरत उसके साथ में एकदम से नहीं है, नफरत में इसको बच्चे को देखकर नफरत आई उसके अंदर। ये नफरत तो उसके अंदर पहले से मौजूद थी, जो सिस्टम की वजह से मौजूद है, क्योंकि ब्राह्मणों ने जो जात पात का जो गटर बनाया है ये इसमें फंसा रखा लोगों को। मेरा मानना ऐसा है कि ब्राह्मण जो लोग हैं वो सबसे बड़े अधर्मी लोग हैं। उनकी बात पर विश्वास करने का मतलब है खुद को गुलामी के गटर में डालना। और जात पात इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी बढ़ा देते हैं। जात पात एक मानसिक रोग है। मानसिक रोग से इंसान का जो अंदर का जो मतलब एक जो अपना आपको ऊंची जात का समझते हैं उसको घमंड पैदा हो जाता है, और जो अपना आपको नीची जात का समझते हैं उसके अंदर हीन भावना पैदा हो जाती है। तो इसको हीन भावना को और घमंड को दोनों ही मतलब इंसान के लिए खतरनाक है, क्योंकि जो घमंड कर रहा है उसको भी परेशानी आ रही है। अभी घमंड पर था उसको, जो जिसने मारा बच्चे को उसको अंदर घमंड था जात पात का, उसने उसको मार दिया, अभी सारी जिंदगी जेल में पिसेगा वो। ये उसको इस बारे में जानकारी नहीं थी कि इसके हालात इतने खराब हो सकते हैं। लेकिन आज बहुजन जो सड़क पर आए हैं, मतलब बहुत सारे लोग अपने ट्विटर कर रहे हैं, बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे वीडियो पा रहे हैं, ये जागरूकता की निशानी है। पर फिर भी मतलब एक बच्चे के कारण अभी सभी तकरीबन वहाँ ऐसा तो नहीं कोई फ्री में जा रहे बैठ करके वहां पर जो चले गए जो शामिल हो रहे हैं सब, ऐसा तो नहीं है कि मतलब वहां पर जो पैसे लगाकर जा रहे हैं, मतलब कई करोड़ रुपए का धन खराब हो रहा है इसमें बेफजूल में लग रहा है ये पैसा, इसको कौन देगा? इसको थोड़ा जानने की जरूरत है। ये जो शैतान लोग बैठे हैं, एक घटना नहीं है, वो कई घटना तैयार रखते हैं पहले से कि ऐसे इसके बाद में ये घटना करनी, इसके बाद में उनको उलझा कर रखना 24 आवर। तो ये जो परमानेंट सोल्यूशन लगना इसका, जो परमानेंट अगर इसको देखना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो से मतलब पूरे से तो हमारे लोग जागरूक नहीं है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो संगठन चल रहे हैं जागरूक कर रहे हैं, लेकिन सही तरीके से जागरूक नहीं हो पाए। अगर जागरूक इंसान कभी जात पात को ना तो मानेगा, ना ही जात पात के खिलाफ वो मतलब कभी सुनेगा किसी बात को। क्योंकि अगर हमें कोई कह रहा तुम अछूत हो, अगर हमें इस बात का दुख पहुंच गया है तो हमें समझ लेना कि हमारी जात पात हमारे अंदर है। अगर हमें कहता है तुम ऊंची जात की, हमें खुशी हुई है, इसका मतलब जात पात हमारे अंदर है। तो जात पात अगर जागरूक इंसान होगा वो जात पात को मानता ही नहीं है। जो इंसान पढ़ा लिखा होगा, हाईएस्ट लेवल के होंगे बंदे, वो कभी जात पात को नाम नहीं मानते। तो मेरी किताब आ रही है बहुत जल्दी है मार्केट में। पहले तो मैं नाम उसका सोच रहा था कि क्या रखूं उसका, तो मैं सोच रहा था पहले कि जात पात और नस्लवाद का कैसे होगा सर्वनाश। लेकिन अब मैं बदल कर हम नाम रख रहा हूँ उसका, हम करेंगे जात पात और नस्लवाद का सर्वनाश। इसमें बहुत जल्दी मार्केट में किताब आ रही है मेरी, इससे बहुत लोगों को फायदा होगा। जात पात के जो मानसिक रोग है ये दिमाग से एक अच्छी तरीके से निकालेंगे इसको, और इतना भयंकर रूप धारण करेगा जात पात का ये निकलने के बाद में। जो इंसानियत इतनी जागेगी कि जात पात वाले यहाँ से जो है या तो दुम उठा के भाग जाएंगे, या फिर वह हमेशा के लिए जात पात का नाम लेना बंद कर देंगे। ऐसा सिस्टम लागू करेंगे, जात पात का नाम निशान भी मतलब लेता हुआ इंसान घबराएगा। जात पात बताते हैं ऐसे सिस्टम लागू करने वाले हैं। तो मैं संतोष साहू जी हैं, इनसे बात की। थैंक यू, शुक्रिया जी। शुक्रिया मेघराज जी। संतोष साहू साहब स्क्रीन पे आ जाएं, आपकी बात अधूरी रह गई थी। मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात को जो बची हुई थी वो बात पूरी करें। जी संतोष साहू साहब, जैसा कि मैं पूर्व में कहा हूं कि भारत में जातिवाद और जाति ये बहुत गहरी है, और इसका जो समय है वो भी हमने आपको बताया। भारत में जाति की व्यवस्था से पूरे भारतीय पीड़ित हैं, पर 10% ऐसे भी लोग हैं जिनको इस व्यवस्था से
पीढ़ी दर पीढ़ी उत्तरोत्तर उनको फायदा हो रहा है। और वो लोग निरंतर भारत में जातिवाद बढ़े और ये हमेशा बनी रहे, इसके लिए रात दिन वो कोशिश करते हैं। उनको भी समाज के सामने लाना चाहिए, उनके असल मंशा और उनका असल चेहरा को समाज के सामने लाना चाहिए। जी जी। संतोष साहब, आपके पास हमारा दूसरा सवाल ये है कि भारत में जाति की व्यवस्था कब से शुरुआत हुई है और इसका कारण कैसे मानते हैं? जी, भारत में जाति की व्यवस्था के पहले दूसरा सवाल ये भी है कि भारत में जब जाति की व्यवस्था नहीं थी उस समय भारत में कौन सी व्यवस्था थी? तो भारत में जाति के उदय से पहले भारत में वर्ण व्यवस्था था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये व्यवस्था थी। और भारत में वर्ण व्यवस्था के पूर्व सवाल है कि जब भारत में वर्ण व्यवस्था नहीं था उस समय भारत में कौन सी सामाजिक व्यवस्था थी? तो उस समय भारत में गण व्यवस्था था। गण व्यवस्था, अखंड भारत 16 गणों में विभक्त था। गणों की व्यवस्था के समय भारत में प्रथम जो आक्रमण हुआ, यूरेशियाई आर्यों ने भारत में आक्रमण किया, उस समय भारत में गणतांत्रिक व्यवस्था थी और गणतंत्र को उन्होंने नष्ट किया और वर्ण तंत्र स्थापित किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और वर्ण व्यवस्था के बाद, वर्ण व्यवस्था के समय ईसा पूर्व 563 में भारत में तथागत गौतम बुद्ध का उदय हुआ और उन्होंने भारत में जो क्रांति की, सामाजिक क्रांति उन्होंने किया पूरे देश में, और वर्ण व्यवस्था को मानने से इनकार कर गए भारतीय। और जिन लोगों को वर्ण व्यवस्था में शूद्र बना दिया गया था उन शूद्रों का पुनः भारत में राज स्थापित हुआ और 232 वर्ष शूद्र, जिन्हें वर्ण व्यवस्था में शूद्र भारत में कौन है? भारत में शूद्र जो पराजित लोग हैं, जिन लोगों ने यूरेशियाई आर्यों के साथ युद्ध में हार गए, उनके वंशजों को अंततः उन्होंने अपनी व्यवस्था में, महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि एसिमिलेट शब्द का उपयोग उन्होंने किया है कि अपने में शामिल कर लिए चौथे वर्ण के रूप में शूद्र। शूद्र कोई ऐसी कोई पहचान नहीं है, कोई मान सम्मान जैसा कोई बात नहीं है। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया, संपत्ति से वंचित रखा गया, शस्त्र उठाने नहीं दिया गया, उनके हर मान सम्मान को तहस नहस कर दिया गया। ऐसे पराजित प्रजा के संतानों को भारत में वर्ण आधारित व्यवस्था में शूद्र घोषित कर दिया गया। और शूद्रों का पुनः तथागत गौतम बुद्ध के आंदोलन के बाद जब भारत के राजपाट में फिर वो आसीन हुए, परंतु जब प्रतिक्रांति हुई भारत में, पुष्य शुंग नाम के बृहद्रथ के ब्राह्मण सेनापति जब वो प्रतिक्रांति किए, तब भारत में प्रतिक्रांति का परिणाम भारत में जाति की व्यवस्था है। शूद्रों में जातियां बना दी गई और इतना उसको खंड 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 कर दिया गया कि अब देखिए अभी भारत में कब प्रतिक्रांति शुरू हुआ? ईसा मसीह के जन्म से 185 से 150 के बीच में, और अभी 2022 चल रहा है। आज तक भारत का समाज जाति आधारित व्यवस्था से उबर नहीं पाया और भारत में विभिन्न आक्रमणकारी जाति आधारित जो व्यवस्था है उसका लाभ लेकर निरंतर विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत को तबाह और बर्बाद और रोन डाला है। जी, तो भारत में जाति की व्यवस्था तथागत बुद्ध के क्रांति के पश्चात जब पुनः प्रतिक्रांति हुआ, ईसा पूर्व 185 से लेकर 150 के बीच में सुमति भार्गव नामक ब्राह्मण ने मनु का विधान बनाया, तो उसमें जाति का पूरा विवरण है। स्मृतियां ही भारत में जाति के जनक है। चाहे यज्ञवल्क्य की स्मृति देखिए, चाहे पराशर स्मृति देखिए, चाहे मनु का विधान देखिए, ऐसे जब आप 121 स्मृति का बारीकी से, हमारे पास सारा एविडेंस है किस अध्याय के किस पृष्ठ के किस दोहे में क्या है, इतना तक हमारे विद्वान साथी अब इसको अध्ययन कर रहे हैं। अब पुरानी मनुस्मृतियां तक हैं। तो भारत में जो जाति का जनक है वो स्मृतियां हैं और ये विद्वेषपूर्ण बनाई गई व्यवस्था है। जी जी। संतोष साहब, जिस ढंग से भारत के अंदर में अभी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर,
और उसके पूर्व ये ऐसी घटना, क्रूर घटना घटी है। और आपको मालूम भी होगा कि देश के अंदर में सरस्वती महाविद्यालय इनके द्वारा संचालित किया जाता है, और ये जो बच्चा जो पढ़ रहा था वो सरस्वती विद्यालय में अध्ययनरत था। और मैं इस पर और एक सवाल करने से पहले आपसे सवाल करना चाहूंगा कि जिस ढंग से उस स्कूल की जो उसमें ये छैल सिंह नामक जो शिक्षक ने ऐसी घटना की है, और उसके अलावा 5 और दलित छात्र शिक्षक थे ऐसा कहा जाता है। और अभी अभी सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में, मीडिया के माध्यम से 36 कौम के लोगों ने बैठक करके उस शिक्षक को बचाने का और मटकी जैसे घटना को लेकर सरासर खंडन करने की बात आई है। तो इस पर इस प्रकार से जो गोदी मीडिया जो कहते हैं, गोदी मीडिया लगातार उस शिक्षक को बचाने के पीछे लग गई है, और 36 कौम के लोग भी उस शिक्षक के पीछे लगे हुए। क्या कारण मानते हैं इसका? भारत में ऊंच नीच, छुआछूत, अस्पृश्यता ये मस्तिष्क का एक रोग है, मानव मस्तिष्क का रोग है। आप कल्पना करें कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी जब उड़ीसा राज्य के जगन्नाथपुरी मंदिर में गए तो महामहिम राष्ट्रपति के पद पे आसीन व्यक्ति को जाति के कारण उनको अंदर गर्भगृह में पूजा करने से रोका गया। ये सहज घटना नहीं है। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री माननीय जगजीवन बाबूजी जब बनारस में प्रतिमा का अनावरण किए थे, उस समय एक बाबू जगजीवन राम जैसे प्रकांड विद्वान जब प्रतिमा का अनावरण बनारस में किए तो फिर बाद में ब्राह्मणों ने उस प्रतिमा को दूध से धोया। क्या बाबू जगजीवन राम जी गंदे रहते थे? क्या उनमें विद्वता नहीं थी? क्या उनके पास संपत्ति नहीं था? क्या नहीं था? भारत में छुआछूत एक मानसिक रोग है। अब ये रोग मैं इसलिए बोल रहा हूं कि निरंतर, अब बताइए, एक स्वस्थ आदमी अगर किसी पानी के पात्र को छू ले तो वो पानी अपवित्र हो जा रहा है। क्या पानी के रंग बदल गए, पानी के स्वाद बदल गए, पानी के गंध बदल गए, पानी के बर्तन का रंग बदल गया, उसमें कोई वायरस चला गया? ऐसे क्या परिवर्तन उसमें हुई? और ये आज की घटना नहीं है। महामानव, भारत रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, इससे बड़े उदाहरण नहीं हो सकते देश और दुनिया में कि उन्हें भी आज इस बच्चे के साथ जो हुआ है, ये महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के साथ हुए वो कुकृत्य का पुनरावृत्ति है। कुछ भी भारत में नहीं बदला। उस समय बाबा साहब स्कूल के विद्यालय का जो रूम था उससे बाहर बैठ के जमीन में पढ़ते थे, उनको भी पानी दूर से दिया जाता था। आज ये बच्चा, तीसरी क्लास का अबोध बच्चा, वो अनजाने में घड़े को स्पर्श कर लिया, जिस घड़े का पानी वो शिक्षक पीते थे। वो बस यही गलती, उसे इतना मारा गया है, वो वीडियो देखा नहीं जा सकता। वो शिक्षक है और वो विद्यालय है। वो विद्यालय प्रबंधन के ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए कि आप ऐसी मानसिकता डेवलप कर रहे हैं देश में कि चारों तरफ छुआछूत फैले। एक बच्चा, विद्यार्थी जो आपके विद्यालय का विद्यार्थी है, वो घड़े का पानी पी लिया और निरंतर वो आपके संपर्क में, उसे आप पीट पीट कर मार डाले। ये कैसी विकृत मानसिकता इस देश में पुनर्जीवित हो रहा है? हाँ, मैं मानता हूं इसके जिम्मेदार भारत के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड माइनॉरिटी है। इस देश में संविधान लागू होने के बाद इन 4 वर्गों के लिए स्वर्णिम समय था भारत में कि समूल भारत में छुआछूत का नाश करना चाहिए था, अशिक्षा का नाश होना था, बराबरी के लिए आंदोलन होना था। जो हमारे महापुरुष सामाजिक आंदोलन चला रहे थे, दुर्भाग्य से भारत में वो धार्मिक क्रांति में कन्वर्ट हो गया और हमारे पढ़े लिखे, नौकरी पेशा, राजनेता,
चाहे वो विधायक के रूप में हो, सांसद के रूप में हो, वो राज्य के मंत्री के रूप में हो, केंद्र में मंत्री के रूप में हो, राष्ट्रपति हो, उन्होंने सामाजिक दुर्गति के ऊपर कुछ भी बात नहीं किया, कोई कार्य नहीं किया। इतने बड़े बड़े पदों पे आसीन रहते हुए ये एक उदाहरण है कि वो बच्चा को इतना मार पड़ा, वो जीवन और मौत के बीच में झूलता रहा, अंततः उसकी मृत्यु हो गई, तब देश को पता चला। ऐसे हर दिन हजारों लाखों लोग छुआछूत के शिकार हैं भारत में। मैं छत्तीसगढ़ का बता रहा हूं एक घटना, यहाँ जहां मैं अभी हूं वहां से करीब 400 किलोमीटर दूर में एक शिक्षक मुझे अपना दर्द ये बयां करके बताया कि सर मैं सतनामी हूं, शेड्यूल कास्ट से हूं, इस बात की जानकारी के कारण मुझे रहने के लिए मकान लोग नहीं देने को तैयार हैं। ये किससे छुपा है? अगर हम अंधेरे में हैं तो ये हमारी ही गलती है। भारत में छुआछूत, ऊंच नीच, जातिगत विषमता लेस मात्र टस से मच नहीं हुआ है। हाँ, हमारे योग्यता को देखकर, हमारे प्रतिभा को देखकर, हमारे पदों पे आसीन लोगों को देखकर, आईएएस को देखकर, आईपीएस को देख के, आईआरएस को देखकर, आईएफएस को देख के, ऐसे लोगों से लोग अगर पदों की गरिमा के कारण मजबूरी में समानता जैसा व्यवहार दिखा रहे हैं, इसका ये कतई अर्थ नहीं है कि भारत में छुआछूत, जातिवाद कम हो गया है। और ये मानसिक रोग जब तक भारत में रहेगा, ऐसे जो साहित्य हैं जिसमें जन्म के आधार पे ऊंच और जन्म के आधार पे नीच, वो उन साहित्यों में जब तक ये वर्णन रहेगा, लोग जब तक उसको पढ़ते रहेंगे, भारत में आशा करना गलत है कि भारतीय समाज कभी समानता पे खड़ा होगा, भाईचारा पे खड़ा होगा, भारतीय भाव से हम जी सकेंगे, जहां जन्म से कोई ऊंचा और जन्म से कोई नीचा नहीं रहेगा। ये बात तभी संभव है जब इस देश के 90% लोग सड़कों पे आकर संवैधानिक दायरे में रहकर कानून का पालन करते हुए अपनी आवाज बुलंद करेंगे, तभी ये संभव है। जी सर, मैं आपको आज आखिरी सवाल के रूप में और करना चाहूंगा आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा पर। क्या भारत में जाति प्राकृतिक रूप से है या मानव निर्मित है? इसके कारण को आप किस नजरिए से देखते हैं? किसन से आजादी के पूर्व और आजादी के बाद, आजादी के 75 सालों बाद हमारे पास आज संविधान है, नियम कानून है, शासन व्यवस्था है, पूरी प्रशासन, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको पूरी तरीके से जो संविधान में बाबा साहब ने खत्म करने का जो प्रयास किया है, बल्कि इसके ऊपर में और लगातार दिनों दिन बढ़ावा, चाहे वो हमारे दलित बेटियों के साथ बलात्कार का मामला हो, चाहे उनके ऊपर में विभिन्न प्रकार के यातनाओं का मामला होगा। आपने ऊना में देखा होगा कुछ सालों पहले कि लोगों ने पीट पीट कर उनका क्या हाल किया था। उत्तर प्रदेश के अंदर में एक बच्ची का पूरा परिवार को मार दिया गया, उसके गवाही उनके पूरे परिवार को समाप्त कर दिया गया। तो इन सब कारणों को थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालें। जी, दुनिया में जाति तो है ही नहीं। पृथ्वी के ऊपर 196 देश हैं और करीब 46 टेरिटरीज हैं। 196 देश और टेरिटरीज में सिर्फ और सिर्फ जाति नामक व्यवस्था भारत में है। और भारत में जातिवाद, मैंने आपको पूर्व में कहा कि ईसा मसीह के जन्म से 180 से 150 के बीच में भारत में इसकी नींव रखी गई। और तब से ये जाति, लोग आसानी से जाति के दायरे में कैद नहीं हुए, उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गई। उन यातनाओं से परेशान होकर धीरे धीरे लोग जाति के दायरे में कैद होते चले गए। तो जाति प्राकृतिक नहीं है, ये अप्राकृतिक है, मानव निर्मित है। और जाति की श्रेष्ठता जो लोग मानते हैं, उन लोगों ने ही भारत में जाति का निर्माण किया है। और जैसा कि आपने कहा कि जातिगत जो मानसिकता है, जो सवाल आपने उठाया है कि जाति का असल कारण क्या है, तो जाति का असल कारण है भारत में समय समय पे अलग विदेशी आक्रमणकारी का हमला भारत में हुआ है। उसके इतिहास भारत के भाषा शास्त्र में है, भारत के इतिहास में है, भारत के पुरातत्व में है। और भारत में अत्याधुनिक विज्ञान का जब विकास हुआ तो डीएनए में है। भारत का पहला आक्रमणकारी आर्य है, देश और दुनिया इसको जानता है।
दूसरा आक्रमणकारी यवन है, जो सिकंदरिया का सिकंदर उत्तर भारत को रौंद डाला था, वो दुनिया जानता है। इसके बाद भारत का तीसरा आक्रमणकारी कुषाण है, फिर शक लोग हैं, सीथियन है, हूण है, आभीर है, मंगोल है, मुगल है, डच है, फ्रांसीसी है, पुर्तगीज लोग हैं। ये सब भारत में विदेशी आक्रमणकारी। इन आक्रमणकारियों में सिर्फ अंग्रेजों को हमारे पुरखे अपने जमीन से जाते हुए देखे, बाकी आक्रमणकारियों के वंशज आज भारत में हैं तो किस रूप में हैं, किस वर्ग में हैं, किस जाति में हैं, ये भी एक बड़ा शोध और समझ की बात है कि क्या समय समय पर आक्रमण किए हुए आक्रमणकारी, क्या वो एक आक्रमणकारी दूसरे आक्रमणकारी को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया या उनके वंशज बच गए। ये एक बड़ा बहस है, फिर कभी इतिहास सम्मत इस पे बात होगी। तो भारत में जो विदेशी लोग हैं, जो विदेशियों के वंशज हैं, अगर वो बच गए तो उनके व्यवहार में दिखाई पड़ता है कि यहाँ के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड से वो बिल्कुल दूरी बना के रखते हैं। उनके साथ बैठ के आप खाना नहीं खा सकते, उनके किसी भी रस्म रिवाज में आप शामिल नहीं हो सकते, उनका अलग से सारी व्यवस्था। अगर ऐसा मानसिकता जो लोग भी रखे हैं तो भारतीयों को, मूल भारतीयों को बिल्कुल इतिहास की समझ होनी चाहिए कि आखिर मैं इसके जैसा इंसान हूं, मेरे शरीर में क्या है कि मेरे शरीर से ये नफरत करता है, या फिर मेरे नस्ल से नफरत करता है, या मेरे जीवन शैली से नफरत करता है, आखिर असल कारण क्या है, तभी बात समझ में आएगा। हाँ, ये जरूर है कि पृथ्वी के ऊपर जातियां नहीं, नस्ल। सर आपकी आवाज ही म्यूट करें, संतोष साहू साहब की आवाज। सर आपकी आवाज। आवाज ठीक नहीं, म्यूट करें जी। भारत में ऐसे तमाम देश हैं, वहां हम मंगोलाइड नस्ल के लोग हैं। लगभग भारत के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड और माइनॉरिटी। सर आवाज। साहू जी आवाज नहीं आ रही आपकी। साहू जी आपकी आवाज नहीं आ रही। जी थोड़ा डिस्टर्ब हो, उसके लिए क्षमा। हम भारत के लोग मंगोलाइड नस्ल के लोग हैं। हमारे हाथ पैर की उंगलियां आप देखेंगे तो ठीक नहीं है। और एक नस्ल है साउथ अफ्रीका और अफ्रीका महाद्वीप में निग्रोलाइड, और एक धरती के ऊपर नस्ल है ऑस्ट्रोलाइड। हम धरती के ऊपर 3 नस्ल के लोग हैं। ये भी मानव वंश शास्त्र के आधार पे जब व्यापक अध्ययन किया जाए तो समझ में आती है। और आपने जैसा कहा कि जाति अप्राकृतिक है, मानव निर्मित है। अभी भारत में जाति के नाम पे जो लोग, मनुवादी व्यवस्था के लोग जो आसीन हैं, जाति के नाम पे उनके पास संपत्ति है, जाति के नाम पे उनका मान है, सम्मान है, शिक्षा है, सामाजिक प्रभुता है, और दूसरे तरफ इस देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, जाति के नाम पे वो अशिक्षा है, गरीबी है, भुखमरी है, लाचारी है। ये क्या है? जाति के नाम पर ही तो है कि जहां जाति के नाम के कारण महामहिम राष्ट्रपति के पद पे सुशोभित आसीन ऐसे व्यक्तियों को भी जाति के नाम पे सामाजिक रूप से हेम बना दिया जाता है। ये क्या है? तो ये जाति श्रेष्ठता जो लोग बनाए हुए हैं। मैं पुनः इंद्र कुमार मेघवाल जो तीसरी के छात्र थे, उनको मैं इस मौके पे विनम्र अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और उनके परिजन को प्रकृति उनको ताकत दे इस दुख की घड़ी में, वो इसे सहन कर सके। जी धन्यवाद। जी, मैं लास्ट सवाल आपसे कुछ और करना चाहूंगा। जिस दिन से हम अभी मेन स्ट्रीम के मीडिया में या सोशल मीडिया में जैसे वहां की खबरें देख रहे हैं, तो लगता है कि उस मामले को
जो एक कहा जाता है कि लोकतंत्र में चौथा स्तंभ का जो पिलर है वो स्वतंत्र होता है, लेकिन अगर आप देखेंगे उस घटना को लेकर कि एक थप्पड़ से उस बच्चे की नस फट जाना, उसकी आंख में इतनी मोटी सूजन आना, एक 15 दिन हॉस्पिटल में जद्दोजहद करते रहना, उसके बाद में उसको बीमार बताया जाना, ये सारी बातों को लेकर लगातार गोदी मीडिया, जिसे आज गोदी मीडिया कहा जाता है, इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की और सच्चाई को झुठलाने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। इस पर मैं संक्षिप्त प्रक्रिया आपसे लेना चाहूंगा, उसके बाद आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। संतोष साहू साहब। जी जी संतोष साहू साहब, मैं आपको लास्ट सवाल किया, उसको आप उस पर जवाब दें। दुनिया के लोकतंत्र के 4 पाए हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। दुनिया में लोकतंत्र इस 4 पाए पे टिका रहता है। भारत का मीडिया देश और दुनिया के लोग देख रहे हैं कि जो इशू है उसको नॉन इशू में ये कन्वर्ट करते हैं, और जो नॉन इशू है उसको इशू में कन्वर्ट करने का इनको महारत हासिल है। पूरा भारत की जनता देख रहा है लंबे समय से कि भारत के लोकतंत्र का चौथा जो पाया है वो जातिवादी है, वो जाति दुराग्रही है। वो खुद भारत का जो मीडिया है उसका अगर सर्वे कराया जाए कि भारत में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, माइनॉरिटी और सामान्य वर्ग के लोगों में से संख्या के अनुपात में किस किस मीडिया में कितने कितने लोग हैं, कितने निम्न से उच्च पदों तक आसीन है, तब आपको भली भांति समझ में आएगा कि एक जाति लोग कुंडली मार के बैठे हैं। और ये भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है, क्योंकि व्यवस्थापिका क्या व्यवस्था बनाया, कार्यपालिका क्या अमल किया, ये दोनों में अगर कोई गलती हुई तो न्यायपालिका क्या निर्णय दिया, क्या न्याय हो रहा है। इन तीनों स्तंभों की बात जनता तक, जन जन तक पहुंचाने का जो जिम्मा है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में, वो मीडिया का है। और मीडिया अगर जातिवाद हो जाए, जातिवादी उसका मानसिकता हो जाए, एक जाति के लोग पूरा उसमें कुंडली मार के बैठ जाए, तो ऐसे समय पे न्याय का उम्मीद करना बहुत कठिन हो जाता है। और ये भी एक जांच का विषय है कि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का चौथा पाया मीडिया है। मीडिया में भारत में अभी वर्ग की व्यवस्था है: शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, सामान्य और धार्मिक अल्पसंख्यक। इन 5 वर्गों में भारत की मीडिया में कितने परसेंट, कितने कितने वर्ग के लोग लगे हैं, किन किन पदों पे हैं, ये भी एक छानबीन का विषय है। आगे इस विषय पे और बात किया जाएगा। विद्वानों के संपर्क में निरंतर हैं संगठन के लोग। मैं इस मौके पे इतना कहना चाहता हूँ। जी धन्यवाद। जी बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब। आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा पर हम दोबारा वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से इंद्र कुमार गुजराल को हम सत सत नमन करते हैं। उस मासूम बच्चे को लेकर उनके परिवार को न्याय मिले और उनके आत्मा को शांति मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार।